हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थार का मरुस्थल स्टार्ट कर दिया था। आज हम थार के मरुस्थल के बालू का स्तूप के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, जिसमें सबसे फर्स्ट में जो बालू का स्तूप है उसका निर्माण किस वजह से होता है। तो उसका निर्माण होता है वायु अपर्दन की वजह से। वायु के कटाव अपर्दन की वजह से बालू का स्तूप का निर्माण रेगिस्तान में होता है। और जो सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो मार्च से जुलाई के मध्य में रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। बालू का स्तूप को जो अन्य नाम से जाना जाता है उन्हें हम जाना जाता है टीले, टीबे, धोर या धरियन। इन नाम से हमें बालू का स्तूप को जाना जाता है। और जैसलमेर व रेगिस्तान की जो स्थानीय भाषा है उसमें बालू का स्तूप को धरियन कहा जाता है। और बालू का स्तूप को साहित्यिक भाषा में धोरे कहा जाता है। जैसे कि आप कल्चर में, साहित्य में पढ़ते हैं धोरे, धरती धोरारी, तो वो बालू का स्तूप के बारे में वर्णन मिलता है, तो साहित्यिक भाषा में धोरे कहलाता है। और जो सर्वाधिक बालू का स्तूप जिस जिलों में बनते हैं तो वो सर्वप्रथम सर्वाधिक तो बनते चूरू जिले में, और चूरू के बाद दूसरे नंबर पर जैसलमेर जिले में सर्वाधिक हमें बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और जो ऐसा स्थान जहाँ पे सभी प्रकार के बालू का स्तूप के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं सभी प्रकार के बालू का स्तूप हमें जोधपुर ग्रामीण के अंदर देखने को मिलते हैं। पहले जोधपुर के अंदर देखने को मिलते थे, बट अब जोधपुर ग्रामीण के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो है जोधपुर ग्रामीण। और जो बालू का स्तूप है जो राजस्थान है, जो राजस्थान के अंतर्गत बालू का स्तूप जो क्षेत्र है वो 58.50% पे तो बालू का स्तूप निर्मित है। और जहाँ पे बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है, वो 41.50% स्थान पे बालू का स्तूप नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट में जो बालू का स्तूप है वो उसके प्रकार के बारे में वर्गीकरण कर लेते हैं। तो जो बालू का स्तूप है रेगिस्तान में, उसमें सबसे फर्स्ट आता है अनुधेरे रेत के टीले, दूसरा अनुप्रस्थ रेत के टीले, फिर बरखान, सीप, तारा स्तूप, पैराबोलिक, शब कपीस या सब्र कपीस या उर्मिका है। इस तरीके से 8 बेसिक जो महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है वो ये होती है, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये बालू का स्तूप का वर्गीकरण है। इस तरीके के बालू का स्तूप हमें रेगिस्तान में थार के मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं अनुधेरे रेत के टीले या बालू का स्तूप। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। जो अनुधेरे रेत के टीले ये या बालू का स्तूप ये किसे कहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो राजस्थान है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले, इसकी परिभाषा देखिए। जो रेत के टीले जो वायु की दिशा में समानांतर और श्रृंखलाबद्ध स्थिति में होते हैं उन्हें अनुधेरे रेत के टीले कहा जाता है। जो रेगिस्तान है उसमें आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चित्र भी ऐड कर रखा है बना के, कि जो रेत के टीले होते हैं समानांतर दिशा में श्रृंखलाबद्ध सीरीज वाइज रहते हैं, तो वो कहलाते हैं अनुधेरे रेत के टीले। और जो अनुप्रस्थ है वो लंबवत रहते हैं, और जो अनुधेरे होते हैं वो समानांतर होते हैं, समानांतर दिशा में चलता रहते हैं। और इन दोनों के बीच के जो मध्य का स्थान रहता है वो कारवा या घासी कहलाता है। ठीक है। समानांतर श्रृंखलाबद्ध रेत के टीले जो वायु की दिशा में समानांतर चलते रहते हैं रेगिस्तान में, वो कहलाते हैं अनुधेरे रेत के टीले। उसके अलावा मैंने विशेष के तौर पर कारवा घासी के बारे में बता रखा है कि अनुधेरे रेत के टीले बीच मुक्त 2 गलियारे होते हैं जिन्हें होकर ऊँट के काफिले गुजरते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में कारवा या घासी कहते हैं। ये जो मैंने बताया, इन दोनों के मध्य में, अनुधेरे टीलों के दोनों के मध्य में जो बीच का स्थान होता है वो कारवा घासी कहलाता है, जहाँ से ऊँट के काफिले और जो मनुष्य है उनके जो रास्ता, एक तरीके से आप मान सकते हैं, वो निकलने के लिए रास्ता रहता है स्थानीय भाषा में, जैसे कारवा घासी कहते हैं। सर्वाधिक अनुधेरे रेत के टीले जो पाए जाते हैं वो सर्वाधिक तो हमें देखने को मिलते हैं जैसलमेर में, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण में, फिर फलोदी में, फिर बाड़मेर में और फिर चूरू में। इस तरीके से मैंने सीरीज़ वाइज 1, 2, 3 के हिसाब से जमा रखा है, बहुत ऑथेंटिक तौर से। उसके बाद देख लेते हैं अनुप्रस्थ रेत के टीले। अनुधेरे समानांतर रहते हैं और अनुप्रस्थ लंबवत रहते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। अनुप्रस्थ रेत के टीले वे रेत के टीले जो वायु की दिशा में लंबवत व समकोण की स्थिति में होते हैं, अनुप्रस्थ रेत के टीले कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अवतल और उत्तल लेंस जैसे हम देखते हैं उस हिसाब से ये रेत के टीले बनते हैं, जो पवन की दिशा में होने से लंबवत देखने को हमें मिलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसका मैप भी ऐड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं ये 2 संभाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक तो बीकानेर संभाग, दूसरा सीकर संभाग। बीकानेर के 4 जिले, सीकर के 3 जिले। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन दिनों में ये सबसे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं।
तो ये था हमारा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य समानांतर होते हैं और अनुप्रस्थ समकोण पे लंबवत होते हैं। इस तरीके के ये रेत के टीले हैं, वायु की दिशा के अनुसार ये बनते हैं और कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और मैप भी आपको दिखा दिया। उसके बाद बरखान की बात कर लेते हैं। बरखान किसे कहते हैं? जो अनुप्रस्थ रेत के टीले हैं उसका अर्धचंद्राकार भाग प्रति वर्ष 2 से 3 सेंटीमीटर आगे की ओर खिसक जाता है। ये खिसका हुआ भाग ही बरखान कहलाता है। आप देखते हैं कि जो अनुप्रस्थ है वह अनुप्रस्थ का निर्माण इस तरीके से होता है और जो इसका जो ऊपरी भाग है वो 2 से 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ मतलब इस तरफ खिसक जाता है और ये खिसका हुआ भाग ये हमें बरखान कहलाता है। बरखान हानिकारक होते हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। बरखान जो रेगिस्तान है उसमें हानिकारक होते हैं और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो सीकर संभाग में पाए जाते हैं। सीकर संभाग में भी जो चूरू है उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं, उससे कम झुंझुनू में और उससे कम सीकर में हमें ये बरखान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बरखान मैंने आपको बता ही दिया। अनुप्रस्थ जो रेत के टीले होते हैं उनका जो ऊपरी जो भाग रहता है वो भाग 2 से 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ खिसक जाता है और वो खिसका हुआ भाग ही बरखान कहलाता है और ये सर्वाधिक यहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने बता ही दिया। उसके बाद सीप का निर्माण कैसे होता है? तो वही जो अनुप्रस्थ रेत का टीला है और वो जो उसका ऊपरी भाग है वो आगे की तरफ खिसक जाता है तो वो बरखान कहलाता है। और जो बरखान जहाँ पे समाप्त होता है, जो वायु की दिशा में जो परिवर्तन होकर फिर दूसरा रास्ता देख लेता है, वो हमें सीप देखने को मिलता है। पवन ने बरखान का निर्माण अनुप्रस्थ का निर्माण हुआ और पवन के जो बहाव की वजह से जो बरखान का निर्माण हुआ और बरखान जहाँ पे समाप्त होते दूसरी दिशा परिवर्तित कर लेता है, वो सीप कहलाता है। इसकी भाषा आप इस तरीके देख सकते हैं कि बरखान के निर्माण के समय वायु की दिशा में परिवर्तन होना, बरखान की एक भुजा का एक और बढ़ जाना सीप कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीप कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सीप हमें चूरू के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में और जोधपुर ग्रामीण में देखने को मिलते हैं। जो सीप की आकृति है वो जीवा मतलब जीप के आकार की तरह हमें देखने को मिलते हैं सीप की आकृति। उसके बाद तारा स्तूप तो बहुत बेसिक बात है। तारा स्तूप जैसे कि तारा स्तूप है, रेगिस्तान है, उसमें जो चारों कोनों में जो रेतों का जमा हो जाता है तो एक तारा के समान आकृति ले लेता है। वही थार के मरुस्थल में तारा स्तूप कहलाता है, जो बालू का स्तूप है एक तरीके का। बरखान के निर्माण के समय वायु की दिशा में अनियमित रूप से परिवर्तन होता है और बरखान का कई भुजाओं में विभाजित हो जाता है और तारा स्तूप कहलाता है। मतलब जो बरखान है उसकी जो अलग अलग दिशाओं में जब वायु का प्रदन होता है तो इस प्रकार की आकृति बना लेता है, जो हमें दूर से देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई तारा हो, तो वो तारा स्तूप कहलाता है। और जो तारा स्तूप है उसका सर्वाधिक निर्माण हमें देखने को मिलता है जैसलमेर के अंदर, पोखरण के अंदर, मोहनगढ़ के अंदर, रामगढ़ के अंदर और सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। जो पोखरण, मोहनगढ़ और रामगढ़ है ये तो जैसलमेर के ही अंदर आते हैं और जो सूरतगढ़ है वो श्री गंगानगर के अंदर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैराबोलिक की। पैराबोलिक और शबर कपीस ये दोनों एक दूसरे के अपवर्तित है और जो हमने अनुदैर्घ्य सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, उसी अनुदैर्घ्य में अगर दो लहरदार उर्मिक वो संभवत रेखाएं चल रही है तो वो अनुदैर्घ्य कहलाएगी, पर अगर सिंगल चल रही तो उर्मिकाएं हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट में हम पैराबोलिक और शबर कपीस को समझ लेते हैं। तो पैराबोलिक है तो आप देख सकते हैं रेगिस्तान में बड़ी झाड़ियों के सहारे में बनने वाले बालिका स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। और पैराबोलिक की आकृति महिलाओं के हेयर पिन के जैसे होती है। जैसे कि जो रेगिस्तान है उसमें जो बड़े बड़े जो झाड़ियाँ युक्त पेड़ पौधे होते हैं उससे जो रेत का टीलों का निर्माण होता है इस तरीके से, तो वो तो कहलाता है पैराबोलिक। और जो छोटी झाड़ियाँ हैं उससे जो रेत के टीलों का इस तरीके का बालू का स्तूप का निर्माण होता है वो कहलाता है शब कपीस या सबर कपीस। ठीक है, ये आपको देखने में महिलाओं के जो पिन रहते हैं उस पिन के आकार की रहती है, ये भी मैंने यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर रखा है। जो सर्वाधिक हमें पैराबोलिक देखने को मिलती है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बालोतरा में देखने को मिलती है। शबर कपीस इसका उल्टा है, बस उसमें छोटी झाड़ियाँ होती है और जो पैराबोलिक है उसमें बड़ी झाड़ियाँ होती है। रेगिस्तान की छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप शबर कपीस, ये शबर कपीस कहलाते हैं, जिसमें आप छोटी झाड़ियाँ रेगिस्तान में देख सकते हैं और उनके द्वारा निर्मित बालू का स्तूप शबर कपीस कहलाते हैं। जो शबर कपीस है इसका सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा में निर्माण देखने को मिलता है। उसके बाद उर्मिकाएँ जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बनाया था अनुदैर्घ्य, जो वायु की दिशा में समानांतर चलते हैं और दोनों तरफ चलते हैं तो और उनके बीच का स्थान कारो घासी कहलाता है। तो ये जो रहती है उर्मिकाएँ ये उसी का एक रूप है, बस इसमें यह है कि इसमें दो तरफ लहरें नहीं चलती, सिर्फ एक तरफ लहरें चलती है। तो एक तरफ लहरें चलेगी तो वो उर्मिकाएँ कहलाएगी और दोनों तरफ लहरें चलेगी तो वो अनुदैर्घ्य कहलाएगी।
तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली लहरदार आकृति उर्मिकाएँ कहलाती है। और जो उर्मिका है उनको वो सर्वाधिक हमें राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में जूलू में भी चूरू में आपको सर्वाधिक उर्मिकाएँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो राजस्थान है, राजस्थान के थार के मरुस्थल है, उसकी जो बालू का स्तूप है हमें देखने को मिलती है, वो सारी बालू का स्तूप हमने डिटेल से अच्छे से देख ली है। और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेसिक बातें थार के मरुस्थल से रिलेटेड। कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को यहीं ऐड कर रखा है अपने नोट्स में। ये बहुत अपडेट नोट्स के अनुसार मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं हमारी जो बालू का स्तूप है वो कंप्लीट होता है। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियों के बारे में बेसिक देख लेते हैं। जो बालोतरा है, बाड़मेर जो पहले था, बालोतरा के सिवाना तहसील से जालोर शहर तक 56 गोलाकार पहाड़ियों का निर्माण 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। ठीक है, जो बालोतरा के सिवाना तहसील है उससे लेकर जालोर शहर तक 56 का गोलाकार पहाड़ियों का जो एरिया है वो 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सिवाना पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 56 की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि जो 56 की पहाड़ियाँ उसका निर्माण ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों से हुआ था, इस कारण से ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट पर्वत बालोतरा व जालोर, जबकि ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। जो ये 56 की पहाड़ियाँ है इसका दूसरा नाम सिवाना पर्वत है, और 56 की पहाड़ियों में जो आग का निर्माण है वो ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों से होता है, इस कारण से ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। बट एक क्वेश्चन आता है ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी तो है जालोर, वो ग्रेनाइट पर्वत है 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद 56 की पहाड़ियों पर नाकोड़ा पर्वत स्थित है। यहाँ पर जेएनयू के प्रसिद्ध मंदिर जैसे भैरवनाथ, शांतिनाथ, पशुपतिनाथ और नीतिनाथ, जो जैन मंदिर है वो हमें 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत पे देखने को मिलते हैं। वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। और एक चीज़ और, जो नाकोड़ा पर्वत है बालोतरा व जालोर, जबकि नाकोड़ा झील है वो जैसलमेर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत तो मैंने आपको बता ही दिया 56 की पहाड़ियों में, वो बालोतरा व जालोर में स्थित है, जबकि जो नाकोड़ा झील है वो जैसलमेर में हमें देखने को मिलती है। और जो नाकोड़ा पर्वत है उसको जो प्राचीन काल में मेवानगर के नाम से जाना जाता था, और नाकाड़ो पर्वत पर रूपादेवी माता का मंदिर स्थित है। तो ये जो फैक्ट है इससे रिलेटेड 56 की पहाड़ियों से रिलेटेड वो मैंने यहीं पे ऐड कर रखे हैं। जो कल्चर में भी आपको देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। विशेष में आप देख सकते हैं कि जो 56 की पहाड़ियाँ है बालोतरा जालोर, जबकि जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ मैदान इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट में, और एग्ज़ाम में भी जब क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो इस चक्कर में मैंने इन्हें जगह जगह पे हर जगह ऐड कर रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। जो जीण माता के जो भाई है हर्ष, उनकी जो पहाड़ियाँ है मंदिर है पहाड़ी पे, वो हर्ष की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वो सीकर में है। जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है। तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है, जबकि तारागढ़ दुर्ग हमें अजमेर में देखने को मिलता है। त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर में है। त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। करौली के त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रों का राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला बनता है। और जो केला देवी के जो गीत है वो लांगुरिया कहलाते हैं। ये सब हम कल्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जैसे त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर में, त्रिकुट पर्वत करौली में है। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है, जहाँ पर नवरात्र में सबसे बड़ा लक्की मेला भरता है राजस्थान का। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है। ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है। तारागढ़ किला बूंदी में देखने को मिलता है, बल्कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके अलावा भी मैंने जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। वैसे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपवा तंत्र के बाद, जो झील है उस झीलों में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी ऐड कर रखा है। जो नागौर है, जो रेगिस्तान है उसमें जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है उसको हम एक एक बात करके यहाँ पे बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं डेगाना झील। डेगाना झील नागौर में स्थित है। डीडवाना झील, कुचामन झील, ये दोनों डीडवाना कुचामन में स्थित है। फलोदी झील व बाप झील फलोदी जिले में स्थित है। पचपदरा व थोप झील बालोतरा में स्थित है। और जो बाकरी, कावोद या कावेद, बारासर, पोखरण, नाकोड़ा, ये झील जैसलमेर जिले में स्थित है। लूणकरण झील पहले भी बीकानेर में थी, अभी भी बीकानेर में स्थित है।
ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य और ताल छापर झील चूरू में स्थित है। रेवासा झील सीकर में स्थित है और सांबर झील जयपुर शहर में थी, अब जयपुर ग्रामीण में आ चुकी है। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड हम बेसिक बातें याद पढ़ लेते हैं जो झील से रिलेटेड है। जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है वो तेतीस सागर का अवशेष है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था तेतीस सागर का। और जो तेतीस सागर की खारे पानी की झील है उसको रन, टाड या टोड के नाम से जाना जाता है। साबर भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन करती है जो साबर झील है जयपुर ग्रामीण के अंदर। और जो नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है पूरे भारत में। और सबसे फर्स्ट स्थान नमक उत्पादन का गुजरात का है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु देखने को मिलता है और तीसरे नंबर पे हमारा राजस्थान का स्थान है नमक उत्पादन में पूरे भारत में। और जो नमक उत्पादन है उसमें भी सांबर जो झील है वो 8.7% नमक उत्पादन करके देती है पूरे भारत को। उसके अलावा खारे पानी की झीलों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। खारे पानी की जो झील है उसकी दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। डीडवाना राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो डीडवाना कुचामन में स्थित है जिसका नमक खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है झीलों से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे झीलों के टॉपिक में। क्योंकि अब झीलों ये खाने योग्य क्यों नहीं है तो इसके बारे में ये है कि क्योंकि डीडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जबकि हम जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से जो डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में किया जाता है। नावा झील पर राज्य सरकार ने 2010 में आदर्श लवण केंद्र की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट है झीलों से संबंधित वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी वो नावा सिटी डीडवाना कुचामन में है जो पहले नागौर में थी। पंचपदरा झील के नमक से सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा पाई जाती है। इस कारण ये श्रेष्ठ प्रकार का नमक उत्पादन किया जाता है। जो पंचपदरा झील है उसमें राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ प्रकार का नमक उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील पर खारवाल जाति के लोग परंपरागत रूप से मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं, ये कल्चर में भी हमें पढ़ने को मिलता है। और जो रेवासा राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सीकर में स्थित है उसका वर्तमान में अपना अस्तित्व खो चुका है, वो पूरी तरीके से सूख चुकी है, वो समाप्त होने की कगार पे है। उसके बाद ताल छापर झील को ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे काले हिरणों की प्रसिद्ध मात्रा पाई जाती है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। उसके बाद देख सकते हैं लोडकरणशल झील में इतना ही नमक उत्पादन होता है कि जिसका स्थानीय क्षेत्र में ही खपत हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं वहीं पर इसका नमक खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में नमक उत्पादन होता है। प्राचीन काल में कावो झील पर भी नमक उत्पादन किया जाता था, पर वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। नमक निर्माण करने वाली संस्था कार्य करने वाला अधिकारी अमील कहलाता है। जो नमक निर्माण संस्थाओं पर कार्य करने वाला अधिकारी अमील कहलाता है। नमक निर्माण संस्थाओं पर कार्यरत निजी संस्थाएं देवल कहलाती है। वायु पद्धति द्वारा नमक का सुखाकर नमक निर्माण करना रेश्ता कहलाता है। क्यारी पद्धति द्वारा नमक निर्माण करना क्यार कहलाता है। सामर झील के नमक को सांभरी कहते हैं। डीडवाना झील के नमक को डीडू कहते हैं और पंचपदरा झील के नमक को कोशलू कहते हैं। उसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला डीडवाना कुचामन है जो पहले नागौर था। उसके बाद डीडवाना झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है। इस कारण डीडवाना झील को राजस्थान में खालदा झील का भी नाम से जाना जाता है। बाड़मेर में नमक निर्माण संस्थाओं को बाकसर कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो झील से रिलेटेड फैक्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेगिस्तान के जो भौतिक प्रदेश है 30 भौतिक प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया है, उन भौतिक प्रदेश को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके नोट्स भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैंने इस तरीके के नोट्स बनाए हैं कि जो राजस्थान के हर एक टॉपिक वो किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं आप, जैसे भौतिक प्रदेश, तो इसमें जो मैटर आता है वो सारा मैंने इसमें ऐड कर रखा है। कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए इस तरीके के मैंने ये डीपली नोट्स बनाए हैं। और बहुत जल्द आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप ये हर एक वीडियो डेली की डेली वीडियो देख रहे हो, उसके बाद में आप जब इसकी शॉर्ट नोट्स बना के आपको शॉर्ट्स वीडियो दूंगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो राजस्थान की जो जीके का तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के साथ। थैंक यू।